नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन। दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। सियासी जगत में शोक। दिल्ली सरकार के ऑड इवन के बाद प्रदूषण पर केंद्र का बड़ा फैसला। अप्रैल 2020 से लागू होगा BS6 वाहन उत्सर्जन मानक। फिलहाल BS4 है लागू। निलंबित बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। अनुशासन समिति ने पाया दोषी। कहा आजाद ने किया लक्ष्मण रेखा पार। संसदीय बोर्ड ने कहा अंतिम फैसला। संयुक्त राष्ट्र की उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में सहमति। हाइड्रोजन बम के दावे को अमेरिका ने किया खारिज। चीन के बाजार 7% से ज्यादा लुढ़के। कारोबार दिन भर के लिए बंद। भारत समेत बाकी एशियाई बाजारों पर पड़ेगा असर। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बेहद दुखद खबर से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। वे दिल्ली के एम्स में पिछले 14 दिन से ICU में भर्ती थे। फेफड़ों में संक्रमण की वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी के चलते डॉक्टरों ने कल ही उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। मुफ्ती मोहम्मद सईद को 24 दिसंबर को गर्दन में दर्द और बुखार के बाद एम्स में भर्ती किया गया था। वे प्लेटलेट्स की कमी और निमोनिया से भी पीड़ित हैं। अस्पताल से जारी बयान के मुताबिक इसके चलते सईद को वेंटिलेटर पर रखा गया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का आज 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 12 जनवरी 1936 को जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में जन्मे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1987 में जनता दल के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी रहे थे। 1991 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और 1999 में कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नवंबर 2002 और 2015 में 2 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और अखिलेश सुमन हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर हैं। अखिलेश जी, बेहद दुखद खबर के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत हुई है। निधन हो गया है, क्या जानकारी? देखिए अमृता, मुझे जहाँ तक जानकारी है मुफ्ती मोहम्मद सईद को लंग में काफी प्रॉब्लम था और कुछ लोग बताते हैं, जो डॉक्टरों का भी कहना है कि लंग कैंसर जैसी स्थिति थी उनके पास। वो काफी हेवी स्मोकर रहे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, और वो उसके कारण उनका इन्फेक्शन लगातार बढ़ता गया और बाद में सांस लेने में भी परेशानी होती रही उनको। और उसके बाद अभी जो जाड़े का मौसम है, इस मौसम में आप जानते हैं कि इस उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, और उसी परेशानी की वजह से उन्हें दिल्ली लाया गया था। ऐसे हर महीने उन्हें एक बार चेकअप के लिए दिल्ली लाया जाता था, क्योंकि उनको लंग में लगातार परेशानी हो रही थी। और जो डॉक्टर, जो उनके करीबी डॉक्टर हैं, उन्होंने हमको बताया कि उनको लंग में पुराना क्रॉनिक फेफड़े में वो कैंसर की तरह ही था, जिसके बारे में डॉक्टर अभी कुछ कहना नहीं चाहते, नहीं वो बताना चाहते, लेकिन स्थिति ऐसी ही थी। और लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद जिस तरीके से पिछले 1-1.5 साल से अपनी बीमारी से लड़ते हुए, जम्मू कश्मीर की समस्याओं से लड़ते हुए, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच से लड़ते हुए जम्मू कश्मीर को आगे ले जा रहे थे, एक मिसाल बनी है। और बीजेपी के साथ जो उन्होंने समझौता किया, उस समझौते में भी उन्होंने एक मिसाल कायम की, क्योंकि PDP और बीजेपी 2 अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग ध्रुव की पार्टियां थी, और उन्होंने दोनों को मिलाकर साथ चलने का निर्णय किया। काफी चुनौतीपूर्ण निर्णय था, जिनकी कुछ लोगों ने आलोचना भी की थी शुरू में, लेकिन वो एक सफल निर्णय था जो कि जम्मू कश्मीर को एक रास्ते पे ले जा रहा था, अमृता। लेकिन आज जो सारे जो राजनीतिक और सारे जो सामाजिक स्थितियां हैं, उसमें जम्मू कश्मीर ने और पूरे भारत ने एक बड़ा नेता, एक बड़ा राजनेता खोया है। बिल्कुल, एक बड़ा राजनेता देश ने खोया है। अगर मैं आगे की जानकारी चाहूँ अखिलेश जी आपसे, कि क्या कुछ ऐसी खबर है कि पार्थिव शरीर अभी दिल्ली में रखा जाएगा या फिर उसे श्रीनगर ले जाया जाएगा?
नहीं, निश्चित तौर पे श्रीनगर ही उसको ले जाया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे वो, और जम्मू कश्मीर में ही उनका पूरा लालन पालन सब कुछ हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे श्रीनगर उनको ले जाया जाएगा। अभी संभवतः आज शाम तक उन्हें वहां ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। अमृता जी बिल्कुल 24 दिसंबर को उन्हें एडमिट किया गया था एम्स में। और आपको बता दें कि एक बेहद दुखद खबर के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत भी हुई है और देश ने एक बड़ा राजनेता खोया है। 2 बार उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पद संभाला। नवंबर 2002 से 2005 तक वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब पहली बार उन्होंने ये पद संभाला था। और देश के केंद्रीय मंत्री भी, गृह मंत्री की भी भूमिका उन्होंने अदा की। दूसरी बार मार्च 2015 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 12 जनवरी 1936 को उनका जन्म हुआ था और आज यानी कि 7 जनवरी 2016 को उनका निधन हुआ है। 79 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। एक अपूर्णीय क्षति इसे कहा जा सकता है। पूरे देश में इस खबर के साथ शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है। जो अलग अलग पार्टियों के राजनेता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, अपने संदेश भेज रहे हैं। दुख की इस घड़ी में सभी ने शोक जताया है। और जैसा कि हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी बता रहे थे कि शाम तक उनके पार्थिव शरीर को श्रीनगर ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है वो आगे का जो कार्यक्रम है वहां पर तय किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का दिल्ली में आज निधन हो गया है। 24 दिसंबर को उनको एम्स में एडमिट कराया गया था। और कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अप्रैल 2020 से वाहन उत्सर्जन मानक भारत स्टेज यानी BS 6 लागू करने का फैसला किया है। इसे महानगरों से शुरू कर पूरे देश में लागू किया जाएगा और ये 2 पहिया वाहनों पर भी लागू होगा। सभी ईंधन और ऑटो तकनीक में BS 4 मानक लागू है। प्रदूषण रोकने के उत्सर्जन नियमों पर विचार करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बुधवार को अंतर मंत्रालय बैठक हुई। इसमें वाहनों में BS 4 मानक के बाद सीधे BS 6 लागू करने का फैसला लिया गया है। BS 6 मानक अप्रैल 2020 से लागू हो जाएंगे। शुरुआत महानगरों से होगी, बाद में देश के दूसरे हिस्सों को इसमें शामिल किया जाएगा। BS 6 नॉर्म्स 2 व्हीलर पर भी लागू होंगे। 2 व्हीलर्स के लिए भी सेम नॉर्म्स होंगे, सेम फ्यूल होगा और सबके लिए लागू होगा। 1 अप्रैल 2020 BS 6 जो बोलते हैं वो लागू होगा फ्यूल के स्टैंडर्ड के लिए। इसे अपनाने के लिए ऑटो और रिफाइनरी क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरत होगी। सरकार ने ऑटो कंपनियों से इसके लिए सहयोग मांगा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कह रहा हूँ, उनसे आह्वान करूंगा कि उनकी दिक्कतों के लिए हम उनको सहयोग करेंगे और देश को प्रदूषण से बचाने के लिए हमारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन भी इसके लिए हमको सहयोग करे, मदद करे। उत्सर्जन मानक ये तय करेंगे कि गाड़ी से ईंधन के जलने पर वातावरण कितना प्रदूषित हो रहा है। इसमें ईंधन की क्वालिटी और इंजन टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सम विषम फॉर्मूले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये पूछा है कि 15 दिन तक इस योजना को लागू करने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने इस योजना को लेकर कई याचिकाओं पर कल सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सम विषम योजना से अब तक हुए फायदों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार को ये रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी होगी। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि क्यों नहीं इस योजना को शुक्रवार तक खत्म कर दिया जाए। स्कीम में वुमेन ड्राइवर्स को और 2 व्हीलर्स को एग्जेम्पशन दी गई है। वो जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, पोल्यूशन लेवल कम किए जाएं, उसको अचीव नहीं करने में सहयोग नहीं दे रही हैं, बल्कि डिफीट कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में करीब 12 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि सेंट्रल एक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन इसको लागू करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये शो करना है कि वेदर पोल्यूशन लेवल वाकई ही डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 8 तारीख के बाद कोर्ट इंटरिम रिलीफ के ऊपर विचार करेगी कि अगर स्टैटिक्स ऐसे शो करते हैं कि सब्सटेंशियल पोल्यूशन लेवल का फर्क पड़ा है तो बात अलग है। अगर नहीं पड़ा तो कोर्ट फिर उस पर विचार कर सकती है कि इसको फर्दर कंटिन्यू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ साफ ये संकेत दे दिया है कि कार पूल करने या पैदल आने का मतलब ये नहीं कि कार इस्तेमाल नहीं हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि इस योजना से प्रदूषण कम हुआ है।
दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए पूरी कार्ययोजना बनाई है और एक प्रभावी एनालिसिस के लिए सारे तथ्यों पर, क्योंकि वेदर का भी मूड अलग अलग चेंज हो रहा है, तो एक सही एनालिसिस के लिए 15 दिन की एक हमें सैंपल चाहिए। कई बार कहा है कि दिल्ली के बॉर्डर के एरिया में पोल्यूशन उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन व्हीकल पोल्यूशन जो सबसे खतरनाक होता है PM 2.5, वो पोल्यूशन निश्चित रूप से जो पूरा आंतरिक दिल्ली का हिस्सा है उसमें कम हो रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सम विषम फॉर्मूला तैयार किया गया है। ये नियम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए दिल्ली सरकार ने मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया है। सरकार का कहना है कि मैनेजमेंट कोटा के बहाने घोटाले किए जा रहे हैं। नए निर्देश के अनुसार 75% सीटें आम बच्चों के लिए और 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। सरकार ने 62 ऐसे पैमाने तैयार किए हैं जिसका पालन नहीं करने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं प्राइवेट दिल्ली सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनके मामलों में दखल दे रही है। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एडमिशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए और प्रो पीपल करने के लिए ये आज बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और ये जो माफिया जिसका कब्जा बुरी तरह से शिक्षा के ऊपर हो गया है, शिक्षा को इन्होंने दुकानें बना ली है, इसको सरकार खत्म करेगी। केंद्र सरकार ने नक्सल की समस्या से जूझ रहे 7 राज्यों के 35 जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तौर पर यह राशि देने का फैसला किया है। इसके तहत झारखंड के 16 जिलों को सबसे ज्यादा 457 करोड़ 12 लाख की मदद दी गई है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के लिए 228 करोड़ 56 लाख आवंटित किया गया है। वहीं बिहार के 6 जिलों के लिए 171 करोड़ 42 लाख, जबकि ओडिशा के 2 जिलों के लिए 57 करोड़ 14 लाख की राशि रखी गई। इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के एक जिले शामिल हैं। इस मद में इन तीनों राज्यों को 28 करोड़ 57 लाख की राशि आवंटित की गई है। इन राशि का इस्तेमाल नक्सल पीड़ित इलाकों में विकास के कार्यों में किया जाएगा। सरकार पुलिस बल में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त अवसर और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगी। गुड़गांव में कल 7वें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा है कि CRPF और CISF जैसे अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल स्तर पर 33% महिलाओं की भर्ती की जाएगी। वहीं BSF, SSB और ITBP में 15% महिलाओं की भर्ती का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय पुलिस संगठनों को इस सिलसिले में निर्देश जारी किए हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श भेजा जा चुका है कि प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए वह महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी नहीं है। और मैं तो यह मानता हूं, पुलिस क्या, समाज जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की यह भागीदारी बढ़नी चाहिए और इसमें सामाजिक संगठनों को भी आगे आने की जरूरत मैं मानता हूं। देश के कई राज्यों में सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए 2550 करोड़ के सूखा राहत पैकेज का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के लिए 1304.52 करोड़, ओडिशा के लिए 815 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश के लिए 433.77 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। देश में इस बार मॉनसून की बारिश में कमी और सूखे के चलते फसल की बुआई पर भी असर पड़ा है। किसानों को राहत देने के मकसद से सरकार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को पहले ही सूखा पैकेज देने की घोषणा कर चुकी है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए 5122 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद पर पार्टी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने उनके बयानों को अनुशासन कायम रखने में नाकाम और पार्टी को शर्मिंदगी में डालने वाला पाया है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष गणेशी लाल ने कहा है कि इस मामले में पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंप चुकी है कि कीर्ति आजाद ने लक्ष्मण रेखा पार की है। अब इस पर फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। गणेशी लाल ने कहा है कि समिति का काम केवल ये पता लगाना था कि क्या आजाद के बयान से पार्टी की छवि को धक्का लगा है
और नेताओं के लिए असहज स्थिति पैदा हुई है। कीर्ति आजाद ने डीडीसीए में गड़बड़ी को लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिया था। इसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर नोटिस जारी किया गया था। जेडीयू के दो बागी विधान पार्षद नरेंद्र सिंह और सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद की सदस्यता उनकी खत्म हो गई है। लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनकी सदस्यता खत्म करने का फैसला सुनाया। दोनों पर जेडीयू सदस्य होते हुए विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए काम करने का आरोप था। विधान परिषद में जेडीयू के मुख्य सचेतक ने सभापति सचिवालय को लिखित रूप से दोनों की सदस्यता खत्म करने की गुजारिश की थी। इसके पहले इसी आधार पर सभापति पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह की सदस्यता खत्म कर चुके हैं। नरेंद्र सिंह का कार्यकाल 2018 में, जबकि सम्राट चौधरी का कार्यकाल 2020 में खत्म होना था। छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में अमित जोगी को पार्टी से बाहर करने का फैसला हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने की। कमेटी में कहा गया है कि अमित जोगी के इस बर्ताव से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। वहीं पार्टी के इस फैसले से प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ उपचुनाव फिक्सिंग मामले में बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और विधायक अमित जोगी को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अजीत जोगी के निष्कासन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अजीत जोगी जी को पार्टी से निष्कासित 6 साल के लिए करने की अनुशंसा एआईसीसी को, रमन सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव और उनके जरा भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा देने की बात का प्रस्ताव, प्रमुख रूप से ये 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। अमित जोगी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वो डट कर मुकाबला करेंगे। ये निर्णय अंतिम नहीं है। हमारे पार्टी का संविधान मुझे अनुच्छेद 19 नियम 8 के अंतर्गत अपील का अधिकार देता है। मैं उस अधिकार का प्रयोग करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी के समक्ष न्याय जरूर मिलेगा। उधर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है। रमन सिंह इसे कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए किसी भी तरह की जांच से इनकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश की सियासी लड़ाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। विधानसभा अध्यक्ष हटाए गए नबाम रेबिया ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अर्जी के खारिज होने को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। रेबिया की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई करेगी। रेबिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने उनकी याचिका भूलवश खारिज कर दी। रेबिया ने हाईकोर्ट में अंतरिम अर्जी दी थी, जिसमें जस्टिस बीके शर्मा को उनकी याचिका की सुनवाई से हटाने की मांग की गई थी। 16 दिसंबर को ईटानगर के सामुदायिक भवन में डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में विधानसभा की बैठक बुलाई गई। इसमें कांग्रेस के बागी विधायकों और बीजेपी विधायकों ने रेबिया को स्पीकर पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि रेबिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिसंबर में विधानसभा सत्र के दौरान लिए गए फैसलों पर 1 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी थी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बात आम आवाम की, जीवन संग्राम की, दुनिया जहान की, जो करती है आप पर असर। हम बनाते हैं उसको खबर। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। देखिए RS टीवी विशेष
सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको आज की सबसे दुखद खबर हम लगातार बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का दिल्ली में निधन हो गया है। एम्स में उन्हें एडमिट कराया गया था। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। और दुख की इस घड़ी में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी पूरी सबसे पहले तो खिराज अकीदत, श्रद्धा सुमन। निश्चित तौर से ये देश और जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। जम्मू कश्मीर को तरक्की की मुख्य धारा में, प्रगति की मुख्य धारा में जोड़ने वाला एक मजबूत राष्ट्रवादी सेनानी हमारे बीच नहीं रहे। एक मजबूत राष्ट्रवादी और विकासवादी संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए वो काम करते रहे। निश्चित तौर से जो उनका जुनून था विकास को लेकर, जज्बा जो था, जो संकल्प था, उसको एक बहुत बड़ा ठेस पहुंची है। जी बिल्कुल। कितनी बड़ी क्षति से आप मानते हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे वो दूसरी बार, और पूरे देश के लिए भी एक राजनेता के तौर पर उन्हें कैसे याद करना चाहेंगे? एक बहुत ही इफेक्टिव, एक बहुत मजबूत राजनेता थे और एक ऐसे राष्ट्रवादी राजनेता थे जो सिद्धांतों पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अलगाववाद, आतंकवाद को आइसोलेट करके विकास और विश्वास का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमें यही संकल्प लेकर चलना चाहिए कि जो जुनून और जो जज्बा उनका विकास का था, विश्वास का था, उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएं। शुक्रिया हमसे इस बातचीत के लिए। और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कल आर्थिक नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई फैसले लिए। इनमें सबसे अहम रहा स्टैंड अप इंडिया पॉलिसी को मंजूरी, और इस नीति के जरिए SC, ST और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा कैबिनेट ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT की 3 यूनिट बंद करने और VRS पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने आखिरकार घाटे में चल रही HMT लिमिटेड, HMT चिनार वॉच लिमिटेड और HMT बेरिंग लिमिटेड को बंद करने का फैसला ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार अब इन कंपनियों की चल और अचल संपत्तियों को बेचेगी। बंद कंपनियों के कर्मियों को 427.48 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जिससे करीब 1000 कर्मचारियों को VRS की एक मुश्त राशि मिलेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और बहरीन के बीच हुए समझौते को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 99 किलोमीटर लंबे NH 74 को 4 लेन का किया जाएगा। कैबिनेट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट और मुद्रा बैंक नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिंगापुर के बीच हुए करार को भी मंजूरी दी। क्रेडिट गारंटी फंड is being established for the mudra loans. Second is again a credit guarantee fund which has been set up to support the Stand Up India campaign. स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की सरकार की योजना है। इसके लिए सभी बैंकों को कम से कम 2 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का लक्ष्य दिया गया है। इससे लगभग 2.5 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। FTTI के चेयरमैन पद के लिए चुने गए अभिनेता गजेंद्र चौहान 7 महीने बाद आज अध्यक्ष पद संभालेंगे। इसके विरोध में स्टूडेंट शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। उनके चयन पर विवाद खड़ा हो गया था। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में छात्रों ने लगातार 139 दिन तक हड़ताल की थी। इसके बाद छात्रों ने हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। विश्व बैंक ने इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.8% रहने का अनुमान जताया है। वहीं अगले 2 सालों में इसके 7.9% रहने की बात कही गई है। अपनी छमाही ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में बैंक ने कहा है कि भारत में निवेश के लिए सकारात्मक माहौल और तेल की कम हुई कीमतों का असर पड़ेगा। 2016 में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ेगी।
इस साल चीन की विकास दर 6.7% रहने का अनुमान है और अगले 2 सालों में इसमें और गिरावट हो सकती है। रिपोर्ट में रूस और ब्राजील में मंदी का दौर जारी रहने की आशंका जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम के परीक्षण के दावे के बाद सुरक्षा परिषद की बैठक में इस पर सहमति बनी है और इसी बीच अमेरिका ने हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण के दावे पर शक जताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु परीक्षण करने के लिए उत्तर कोरिया की निंदा की है। ताज़ा घटनाक्रम के मद्देनजर सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर और प्रतिबंध लगाने की बात कही है। The members of the Security Council will begin to work immediately on such measures in a new Security Council resolution. इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उत्तर कोरिया के इस कदम को क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने वाला कदम करार दिया। This test once again violates numerous Security Council resolutions, despite the united call by the international community to cease such activities. It is also a grave contravention of the international norm against nuclear testing. अमेरिका ने साफ कहा है कि यह हाइड्रोजन नहीं बल्कि परमाणु बम का परीक्षण है। Well, we know it was a nuclear test. I would say our analysis is ongoing. I don't have additional detail right now, but the U.S. government position is that it was a nuclear test. उत्तर कोरिया ने बुधवार को हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण करने का दावा किया था, जिसके बाद पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका और जापान समेत तमाम देशों ने उत्तर कोरिया के इस कदम को भड़काऊ बताया था। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी तक दे डाली। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने उत्तर कोरिया के इस कदम को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। भविष्य में उत्तरी कोरिया को ऐसी हरकतों से बचने की सलाह देते हुए भारत ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया की वजह से पाकिस्तान में परमाणु हथियार आए, जिसके चलते इस क्षेत्र की शांति में खलल पड़ा है। It is a matter of deep concern that DPRK has again acted in violation of its international commitments in this regard. We call upon DPRK to refrain from such actions which adversely impact on peace and stability in the region. Our concerns about proliferation links between Northeast Asia and our neighborhood are well known. चीन के शेयर बाजारों में गिरावट का दौर जारी है। आज कारोबार शुरू होने के आधे घंटे के भीतर बड़ी गिरावट की वजह से चीन के शेयर बाजारों को दिन भर के लिए बंद करना पड़ा। कारोबार की शुरुआत में बाजार 7% से ज्यादा लुढ़क गए। इसके बाद दिन भर के लिए कारोबार बंद करना पड़ा। बेंचमार्क शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 7.32% की गिरावट दर्ज की गई। चीन के बाजार का असर एशिया के दूसरे बाजारों पर भी पड़ रहा है। भारत में भी बुधवार को लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार टूटा। 174 अंक गिरकर सेंसेक्स 3 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 44 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। कुछ खेल जगत की खबरें। भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही अपूर्वी ने स्वीडिश का ग्रां प्री शूटिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 211.2 अंक अर्जित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अपूर्वी से पहले ये रिकॉर्ड चीन की यी सिलिंग के नाम था, जिसने 211 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अपूर्वी रियो ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। इन खबरों में इतना ही और चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन। दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। सियासी जगत में शोक। दिल्ली सरकार के ऑड इवन के बाद प्रदूषण पर केंद्र का बड़ा फैसला। अप्रैल 2020 से लागू होगा BS6 वाहन उत्सर्जन मानक। फिलहाल BS4 है लागू। निलंबित बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। अनुशासन समिति ने पाया दोषी, कहा आजाद ने किया लक्ष्मण रेखा पार।
संसदीय बोर्ड लेगा अंतिम फैसला। संयुक्त राष्ट्र की उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी, सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में सहमति, हाइड्रोजन बम के दावे को अमेरिका ने किया खारिज। और चीन के बाजार 7% से ज्यादा लुढ़ के कारोबार दिन भर के लिए बंद, भारत समेत बाकी एशियाई बाजारों पर पड़ेगा असर।